के इस बयान को कैसे देखा जाए जो उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दावोस में दिया है। वहाँ पे ग्रीनलैंड पे काफ़ी लंबी चौड़ी चर्चा उन्होंने की, बयान दिया, उस पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया। लेकिन उन्होंने 2-3 बातें जो कही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से उन्होंने चाइना को लेकर के बात कही, जिस तरीके को रशिया को लेकर बात कही, एनर्जी प्राइसेस को लेकर कहा, एनर्जी का बहुत ज़्यादा अभी जितनी कैपेसिटी उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा, ये सारी बातें कहीं। तो इन सारी बातों को लेकर के खास तौर से चाइना को लेकर के उन्होंने एक बात और कही कि चाइना से एआई में हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं। ये जानबूझ के कहा गया एम्बेसडर दयाल साहब, ताकि एक मैसेज दिया जाए इन्वेस्टर को। चाइना तो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा संकट है। अमेरिका कभी ये नहीं सोचता कि चीन से संकट हमें खत्म हो रहा है। वो जो भी कदम उठा सकता है, चाहे फुसला के, चाहे अपने अंदरूनी तैयारी करके, वो चीन के डेंजर से, जो उनका पूरा सिस्टम है, यही नहीं कि जो प्रेसिडेंट बोलते हैं, उनका जो पूरा एक डीप स्टेट है, उनका सिस्टम है, सिक्योरिटी सेटअप है, वो चीन के डेंजर को हमेशा ध्यान में रखता है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप एक बिजनेसमैन है। देखिए, उन्होंने वेनेजुएला के संबंध में भी ये कहा साफ-साफ कि ये वेनेजुएला के जो ऑयल रिजर्व्स हैं, वो हमारे लिए, हम चाहते हैं उस पे कंट्रोल। और ग्रीनलैंड के लिए भी उन्होंने ये कहा था कि यहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, स्ट्रेटेजिक अर्थ रिसोर्सेज हैं, इन सब पे हमारी नजर है। अब वो सिक्योरिटी की बात करते हैं कि हमको इस पे डोम बनानी है, या हम इसको सिर्फ अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तो इस मंच पे फुसलाने की बात थी। उन्होंने बार-बार ये साफ कहा है कि ग्रीनलैंड के रिसोर्सेज उनके लिए बहुत महत्व रखते हैं। अब कोई ऐसा एग्रीमेंट अगर डेनमार्क में और अमेरिका में हो सकता है कि भाई ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनको एक्सप्लॉइट किया जाए और 50-50 दोनों साइड्स ले लें। या देखिए, अभी तो जो स्थिति है, वो डेनमार्क के बस में नहीं है कि नेचुरल रिसोर्सेज अच्छी तरह से वहां जो है पूरी तरह से उसको उसे एक्सट्रैक्ट करें। डेनमार्क के पास इतनी ताकत नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है। अमेरिका कर सकता है। तो अगर वो किसी तरह की पार्टनरशिप ट्रंप के साथ वर्कआउट कर ले कि नेचुरल रिसोर्सेज की वो बंटवारा हो, मतलब अमेरिका एक्सट्रैक्ट करे और मुनाफा डेनमार्क को भी मिले, तो शायद ये जो बिजनेसमैन ट्रंप है, इनका सोचने का जो तरीका अगर लोग समझें, तो शायद कुछ आगे बात बन सकती है। नहीं तो फिर आज कुछ मीठी-मीठी बातें हुई। एक तो देखिए, ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये किस फोरम पे हुई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूरोप में, स्विट्जरलैंड में, जहां सब यूरोपियन लीडर्स भी मौजूद थे। तो एक संकेत देने की कोशिश है। लेकिन जैसा हम लोग सबने यही कहा है कि अब कुछ कह रहे हैं, क्या आगे करते हैं, कोई इसमें निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता। मेरे विचार में हमको पैनी नजर रखनी होगी ट्रंप साहब की, जो उनकी जो बातें कहेंगे या जो किस तरह के स्टेप्स लेंगे उस पे, टू फुल्ली अंडरस्टैंड कि भाई आगे क्या होने जा रहा है। एट द मोमेंट सिचुएशन इज बेटर देन व्हाट इट वाज यस्टरडे। डे बिफोर यस्टरडे जब उन्होंने नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर को लिख दिया था कि आपने मुझे नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया, तो मेरे लिए पीस मतलब नहीं रखती है, मैं ग्रीनलैंड के साथ जो करना चाहूंगा। तो ये एक ऐसा विषय था जिसपे चिंता जाहिर की जा रही थी। आज के इनके भाषण से शायद कुछ अच्छा मैसेज गया है, लोगों में एक चैन की सांस लेने का मौका लोगों को मिला। लेकिन हमें फिर भी देखना होगा आगे क्या होता है। फिर भी देखना होगा आगे क्या। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, मैं एक चीज़ देख रहा था कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे जो डिप्लोमेसी के हिसाब से बयान दिए जाते रहे हैं, लेकिन ट्रंप को भले ही हम लोग कितने भी आलोचना कर लें उनकी नीतियों को लेकर के, लेकिन जो दिल में होता है बोल देते हैं। आपको जैसे लेना हो लीजिए, उसका कुछ सोचना नहीं है। तो मैं देख रहा था क्या यहाँ से, और फिर उसके बाद बाकी कुछ एक नेता फिर उसी लहजे में जवाब भी उनको दे देते हैं। तो एक तरीके से जो पर्दे के पीछे की डिप्लोमेसी थी, अब बिल्कुल पर्दे के सामने आ गई है। तो अब हर कोई उसी हिसाब से सोचना शुरू करेगा, हर कोई उसी हिसाब से अपनी रणनीति बनाना शुरू करेगा। मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर राष्ट्र उनको उनकी भाषा में
जवाब देने की कोशिश करते हैं। हाँ, बड़े परोक्ष रूप से कुछ शब्दों का हमने देखा आज के भाषणों में इस्तेमाल किया गया। जो मैंने यह कहा, राष्ट्रपति मैक्रों ने बुली होने का ज़िक्र किया, मार्क कार्नी ने मेन्यू पर होने की कुछ बात की। बड़े परोक्ष रूप से उन्होंने कुछ जवाब देने की कोशिश की, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के हैं, उनके जो मापदंड हैं, जो मूल्य हैं, सिद्धांत हैं, उनको नकार कर आप राजनीति नहीं कर सकते और ना अपने राष्ट्र हित को आगे बढ़ा सकते हैं। तो राष्ट्रपति अकेले हैं, राष्ट्रपति ट्रंप, जो परंपरा से हटकर अलग तरीके से बात करने में विश्वास रखते हैं और लगातार उस तरह से वो बात करते रहते हैं। पर उसके साथ-साथ जो बहुत सी चीजें वो अपने भाषणों में कह देते हैं, वो अपने आप में तथ्य नहीं होते। वो एक तरह से स्पेकुलेशन है, जो उनके अपने घड़े हुए आंकड़े हैं, उनकी क्लेम्स हैं, इस तरह से अपनी तरह से। एक बात जिस पे पूरे यूरोपीय देश एक मत हैं, सहमत हैं, उन्होंने सबने कहा कि डेनमार्क का भविष्य क्या होगा वो डेनमार्क के लोग तय करेंगे, या ग्रीनलैंड का भविष्य क्या होगा वो ग्रीनलैंड के लोग तय करेंगे। और ये ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं, आपने उनके मीम्स भी देखे होंगे सोशल मीडिया पे, वो किस तरह से भाषणों में ठहाका लगाकर जवाब देने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप की जो बातें हैं उनमें कोई सिर पैर नहीं है, या वो क्या कहना चाहते हैं। तो जमीन पर बिल्कुल जो लोकतांत्रिक तरीके से आप कह रहे हैं कि रेफरेंडम से या कुछ और आर्थिक उनको कोई लुभाव देकर, कोई इंसेंटिव देकर कराया जा सकता है, उसकी संभावना नहीं है। केवल दबाव टकराव से ही ये संभव है, और उसमें वो आर्थिक अपनी शक्ति का, टैरिफ्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं। हो सकता है भविष्य में करेंसी को वेपनाइज करें वगैरह वगैरह। पर जो ये लगातार आपने भी जिक्र किया, बात होती है चीन की, रूस की। रूस के लिए तो वो दुश्मन का ठिकाना है, तो वहां जाकर उसको अपना कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाने का सवाल ही नहीं उठता। और उसका पहले से ही पूरे आर्कटिक में, उनकी शिपिंग में, उनकी हाइड्रोकार्बन में उसका सबसे ज्यादा दबदबा है। तो उसको इन लोगों से दोस्ती बनाने में मुझे नहीं लगता कोई उसमें कोई कारण हो सकता है। और दूसरी बात चीन की, हाँ, चीन ने कोशिश की कि वहां की खदानों में खनन कर सके, आयरन है, यूरेनियम है और रेयर अर्थ वगैरह है, पर वो बिल्कुल वहां के लोगों ने, डेनमार्क ने और अमेरिका ने बिल्कुल उनको अंदर घुसने नहीं दिया, ना उनको कोई आधारभूत ढांचे में कहीं घुसने दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाने दिया। केवल वहां शैक्षणिक आदान प्रदान है कि मान लीजिए जियोलॉजी पर या पोलर रीजन्स के ऊपर, क्लाइमेट को लेकर कुछ एकेडमिक एक्सचेंजेस जरूर संभव हो पाई हैं। बिल्कुल, दरअसल इसको आपने जो कहा, इसको मैं इस तरीके से भी देख रहा था कि चीन ने अपनी पैठ मजबूत की वेनेजुएला में। तुरंत वेनेजुएला पहुंच गया ट्रंप, बोला कि नहीं जी ऐसे चलेगा नहीं, भले बहाना कुछ और था, वहां के सरकार को स्थिर किया। उसके बाद चीन और रशिया ने अपनी पैठ जमानी शुरू की ग्रीनलैंड में, तो वहां पर ट्रंप ने कहा जी नहीं, तो हमारा हिस्सा, हम अपना आप आधिपत्य ज्यादा जमा करके रखेंगे। तो एक तरीके से चीन और रशिया को अपने आसपास कहीं भटकने देना चाहते नहीं है कौल साहब, धीरज कौल साहब। यहाँ आपने मैटर ऑफ फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। आप एक भूल गए, पैनामा कैनाल। आपको याद होगा हमारे वाइस प्रेसिडेंट वहां जाके बोला था कि चाइनीज कंपनी पैनामा कैनाल के नीचे टनल्स बना रही है सर्वेलेंस के लिए। तो ये 100% सही है। मैटर ऑफ फैक्ट, आई डोंट थिंक एनी अदर एंकर हैज ब्रॉट इट अप। जहां जहां चीन का फुटप्रिंट दिख रहा है, हमें उसे काउंटर करने के लिए आपको एक्शंस दिख रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि मैं एआई हेल्थ केयर पे कंसल्ट करता हूँ और रेयर अर्थ इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एआई स्टोरी। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वर्ल्ड की बेस्ट रेयर अर्थ माइनिंग और रिफाइनिंग बहुत ही खराब होती है एनवायरनमेंट के लिए, लेकिन बेस्ट टेक्नोलॉजी कॉस्ट इफेक्टिव चाइना के पास है। हमसे 10-15 साल आगे है वो। लेकिन अभी जो अमेरिका की फास्ट ग्रोइंग कंपनीज हैं लाइक एमपी मटेरियल एंड सो ऑन एंड सो फॉर, जिसमें गवर्नमेंट की फंडिंग चल रही है, उनको शायद आप देखेंगे कि इसके राइट्स मिले। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम है, आपको दिख रहा है। ये बात सही है, वर्ल्ड के अंदर एआई ग्रोथ के लिए जो पावर टाइम है की और रिक्वायरमेंट है इसमें वो चूंकि शो अभी मेट नहीं हो रही। हाँ, चूंकि शो का समय और कम है, इसलिए एक बीच में 30 आपको रोक सेकंड रहा हूँ। मैं एक मिनट, शिवकांत शर्मा साहब, अब यहाँ पे दावोस में
स्पीच के बाद कई सारे बायलैटरल मीटिंग्स भी होनी है यूरोपियन कंट्री के जो अध्यक्ष हैं, जो उनके मुखिया, उनके साथ भी। तो वहाँ आपको साइडलाइन में कुछ और पॉजिटिव बातें निकल कर आने की संभावना दिख रही है क्या इस टोन के बाद? साइडलाइन में तो यही होगा कि आपको डाइवर्सिफाई करने के लिए हर देश कोशिश करेगा कि एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग करे। विश्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती ट्रंप ने जो खड़ी की है वो ये है कि बेतुकी बातें करने वाला, मनमानी करने वाली अगर महाशक्ति हो तो उस महाशक्ति का दुनिया मिलकर के मुकाबला कैसे करेगी। ये पहली मिसाल दुनिया के सामने आई है और ऐसी मिसालें और आगे आएंगी। तो इसके लिए दुनिया को एक व्यवस्था बनानी होगी और उस व्यवस्था के लिए कोशिश शुरू हो गई है। व्यवस्था के लिए कोशिश शुरू हो गई है। एम्बेसडर दयाल, इस पूरे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में तो वैसे उम्मीद की जाती है कि इकोनॉमी को कैसे आगे ले जाना है, इसको लेके हमें क्या रणनीति बनानी चाहिए। और ट्रंप ने शुरुआती भाषण में कहा भी कि जब यूएस ग्रो करता है तो पूरी दुनिया ग्रो करती है। अब यहाँ पे इकोनॉमी से ज़्यादा स्ट्रेटजिक अफेयर एक मायने रखता है, इंपॉर्टेंट हो चुका है इस बैठक में। तो अब जो यहाँ से बायलैटरल मीटिंग्स हो रही होंगी तो यूरोप के कंट्री से क्या माना जाए, वो लोग कुछ डिप्लोमेटिक प्रेशर डाल रहे होंगे ट्रंप पे कि नहीं आप ऐसा नहीं करिए, इस पर नेगोशिएट करिए, ऐसा करना चाहिए? देखिए, ट्रंप साहब पे प्रेशर डालना तो जरा मुश्किल है, लेकिन उनके साथ बैठ के मीठी मीठी बातें करके, उनकी तारीफों के पुल बांध के, फ्लैटरी करके शायद कुछ हासिल हो सकता है। अगर ट्रंप साहब को लगा कि आप उनकी बराबरी कर रहे हैं या आप जो कह रहे हैं वो ट्रंप साहब के जो कहा है उसको टकराव में, तब तो बात नहीं बनेगी। लेकिन डिप्लोमेसी का वक्त है तो उनकी मीठी मीठी बातें करके फ्लैटरी कर दें। और देखिए, आपने जिस किताब का जिक्र किया था दरअसल वो ईगो को कहीं हर्ट नहीं होना चाहिए, आपको इंश्योर करना है। बाकी आप जितनी डिप्लोमेसी कर सकते हैं करिए। काफी दिलचस्प